केजरीवाल जी पिछले 10 साल से राज कर रहे हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस भी राज के पीछे सोच रही है कि हमारा कोई कैंडिडेट और सीएम बनकर आए। तो वहीं पर नाक के बाल की लड़ाई होगी अब की बार, क्योंकि बीजेपी भी ये चाहेगी कि हाँ अब की बार उनका ही कैंडिडेट जो सीएम बने, और उसी की लड़ाई चल रही है। त्रिकोणी मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ दो पार्टियों के बीच में मुकाबला पड़ा है। लोगों के बेसिक मुद्दों पे तो कोई खुलकर बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि ईडी और सीबीआई का केस को आगे लेकर आ रहे हैं, पर बेसिक जो लोगों के मुद्दे हैं, जो शिक्षा का मुद्दा है, उसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा के साथ साथ हेल्थ का इशू जो है उसके ऊपर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। आज पॉल्यूशन देखो कि किस स्तर तक हो गया। बट 10 साल की सरकार में वहीं पे बीजेपी अगर 15 साल के राज करने के बावजूद भी आज सिर्फ मुद्दों से भटक रही है, भटका रही है लोगों को। आज भी वो सिर्फ ये कह रही है कि नहीं, मुद्दों को भटका के कुछ और नारे लगाते हैं जो कि जिनके प्रति जो नौजवान है वहाँ पर डाइवर्ट हो जाते हैं। आज नौजवानों को अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, उनको ये नहीं नज़र आ रहा है कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए या मुझे रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। उन मुद्दों से भटकाने का काम बीजेपी पूरा करने में कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि अब क्या कौन सरकार बना रहा है। पर हाँ ये है कि अरविंद केजरीवाल की जो सीट थी वो घटेंगी जरूर। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली के दिल में कौन, जहां पर हम लगातार दिल्ली की विधानसभा की पड़ताल कर रहे हैं। इन दिल्ली चुनावों में हम कई इलाकों में घूमे, जहां पर लोगों से बात करी, उनकी परेशानियां जानी और साथ ही साथ इन चुनावों का माहौल क्या है ये भी जाना। लेकिन आम जनमानस के साथ साथ कुछ एक्सपर्ट्स की राय भी यहाँ पर जरूरी बन जाती है इन चुनावों को लेकर, पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर, किस तरीके से उनकी यहाँ नीति होने वाली है और वो किस तरीके से जो दिल्ली की जनता है उनको प्रभावित करने वाले हैं, ये भी यहाँ पर जानना होगा। और इस समय एक्सपर्ट राय के लिए हम बैठे हैं और यहाँ पर जानेंगे कि किस तरीके से जो दिल्ली के चुनाव हैं क्या वो खेल करते नजर आएंगे, किस तरीके से जनता को लुभाएंगे, पार्टियां जो अपनी तैयारियां कर रही हैं वो किस स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके से जो दिल्ली की जनता पिछले 10 साल उन्होंने अरविंद केजरीवाल का राज देखा। हालांकि वो अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं है, लेकिन वो फिर दोबारा मुख्यमंत्री की दावेदारी भरेंगे और इस बार उनको उम्मीद है कि सारी की सारी सीटें उनकी पार्टी की होंगी। यानी अब की बार 70 पार का नारा बीजेपी से पहले आम आदमी पार्टी ने दे दिया है। क्या 70 पार का नारा पूरा हो पाएगा या फिर बीजेपी यहां पर एक बड़ा कमबैक दिल्ली में करती हुई नजर आएगी? इस बीच कांग्रेस की तरफ से बड़ी अपडेट ये है कि दिल्ली न्याय यात्रा चल रही है लगातार। जो उनके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो उस यात्रा में लगे हुए हैं, जनता को लुभाने के चक्कर में है, लगातार जनता की परेशानियां जान रहे हैं। यानी पूरा माहौल जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। लेकिन क्या इस एंटी माहौल में अरविंद केजरीवाल किस तरीके से परफॉर्मेंस देंगे? क्या कांग्रेस उनके लिए बड़ी चुनौती है या बीजेपी बड़ी चुनौती है? और फिर अगर बीजेपी भी कमबैक करती है तो सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए क्या बाहर निकल कर आ रही है? इन सब चीज़ों पर आज एक बड़ी डिस्कशन करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि किस तरीके से आप इन दिल्ली के चुनावों को देख रहे हो। पिछले 10 साल तो एक छत्र राज रहा अरविंद केजरीवाल का, उनकी पार्टी का। अब आपको क्या लगता है कि 2025 में बदलाव होगा, और बदलाव होगा तो उसकी नीतियाँ क्या क्या होंगी? देखिए, बदलाव जरूरी होता है। जब भी कोई अगर चुनाव आता है तो पब्लिक का ये रुझान रहता है कि कुछ बदल लेंगे तो मेरे ख्याल कुछ अच्छा हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 साल से राज कर रहे हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस भी राज के पीछे सोच रही है कि हमारा कोई कैंडिडेट और सीएम बनकर आए। तो वहीं पर नाक के बाल की लड़ाई होगी अब की बार, क्योंकि बीजेपी भी ये चाहेगी कि हाँ अब की बार उनका ही कैंडिडेट जो सीएम बने, और उसी की लड़ाई चल रही है। त्रिकोणी मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ दो पार्टियों के बीच में मुकाबला बड़ा अच्छा होने वाला है, रोमांचक मुकाबला होगा। क्या ये पार्टियां बीजेपी और आप है, कांग्रेस इसमें पीछे कैसे रह रही है? नहीं, कांग्रेस पीछे नहीं बोल सकते कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कमबैक कर रही है। आप देखेंगे पिछले कुछ चुनाव में कांग्रेस ने भी किया, हरियाणा में एक अच्छी लहर के बावजूद हार गई है। मतलब हार का कारण तो अभी नहीं पता चल पा रहा है कि उन्होंने ये देखा कि हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा कुछ समीकरण बन रहा था कि कांग्रेस जीत कर आ रही थी, पर आखिरी जब काउंटिंग हुई तो उन्होंने पता चला कि नहीं, वो कहीं पर भी नहीं आंकड़े पिछली बार से बिछड़ कर आई। तो कांग्रेस भी कोशिश में लगी है कि काफ़ी साल से कांग्रेस का भी ये है कि नहीं, दिल्ली के अंदर कम से कम उनकी सरकार बने। अध्यक्ष भी चेंज हुआ है, कुछ पॉलिसीज भी बदल के आई है, और अगर कांग्रेस को अब क्या दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा तो कहीं ना कहीं आप और दिल्ली के अंदर देखा होगा पिछले दिनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर एक अलायंस हुआ था जी कि हम बनकर दोनों एक पार्टी होकर लड़ेंगे, तो उनमें कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है। और अकेले अकेले लड़ेंगे तो नुकसान मुझे लगता है कि बीजेपी का फ़ायदा ही होना है, नुकसान कुछ होना नहीं है। अच्छा, तो अगर जैसे आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक होती है तो क्या कुछ विशेष वोटर्स उनके साथ जुड़ जाते हैं या फिर उनके अलग होने से वो सारे वोटर्स बीजेपी की तरफ आ जाएंगे?
बीजेपी बिल्कुल चाहेगी कि वो दोनों एक होकर लड़े, क्योंकि वो चाहती भी है इसी तरह से है। तब अगर वो दोनों एक लड़ेंगे तो उनके जो वोट बैंक है, कोर वोटर है, कहीं ना कहीं टूट के बीजेपी की तरफ जाएगा। तो बीजेपी की कोशिश ही रहेगी कि किसी भी तरीके से वो दोनों एक होकर लड़ें, तो उससे बीजेपी को पूरा पूरा फायदा मिलने की उम्मीद है। आज बड़ी खबर आई कि एक अब आधिकारिक ऐलान हो चुका है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कोई अलायंस नहीं होने वाला। तो इसमें नुकसान आपको किसका लगता है? इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ मुझे जहाँ तक लग रहा है कि देखो, कांग्रेस के पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं। वो तो आज फाइट अपनी साख बचाने की है। अगर खोने के लिए है किसी के पास, वो पार्टी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के कुछ कैंडिडेट अभी तोड़कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, कोई कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। तो इस पूरे चुनाव के अंदर कुछ खोने के लिए है तो वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के पास, और पाने के लिए है तो बीजेपी के पास है। अरविंद केजरीवाल किस तरीके से फाइट बैक करेंगे? अभी वो जेल में थे, बाहर आए हैं। कहा जा रहा है कि अब उनके ऊपर और केस खुलेंगे, उनके पार्टी के लोगों को। जैसे कैलाश गहलोत, जब उन्होंने वापस बीजेपी की तरफ वो आ गए, तो ये कहा जा रहा था उनके पीछे ईडी सीबीआई पड़ी थी। इस दबाव में वो बीजेपी की तरफ आए, क्योंकि वॉशिंग मशीन जो है बीजेपी की, उसमें सबको ही तैर के जाना है अगर आपके पीछे ईडी सीबीआई लगी है। तो ये चीज़ें क्या अरविंद केजरीवाल को कमज़ोर करेंगी, या फिर वो एक और बड़ा कमबैक मारेंगे? नहीं, देखिए, जब भी चुनाव आते हैं तो आप देखते होंगे बड़े नेता एक दूसरे की पार्टी तोड़कर दूसरी पार्टी में बदल जाते हैं, और वहीं पर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी एक दूसरे के ऊपर लालछन लगाती हैं। ये एक प्रोपेगेंडा होता है जो फैलाकर लोगों को भ्रमित किया जाता है। तो इनसे लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लोगों के बेसिक मुद्दों पर तो कोई खुलकर बात ही नहीं कर रहा। सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि ईडी और सीबीआई का केस को आगे लेकर आ रहे हैं, पर बेसिक जो लोगों के मुद्दे हैं, जो शिक्षा का मुद्दा है, उसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा के साथ साथ हेल्थ का इशू जो है, उसके ऊपर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। आज पॉल्यूशन देखो कि किस स्तर तक हो गया, और उसमें सिर्फ ये कहते हैं, केंद्र सरकार बोलती है राज्य सरकार केंद्र सरकार, पर मर कौन रहा है? आम आदमी। तो यहाँ पर जो मर रहा है वो आम आदमी मर रहा है। पार्टी को कोई लेना देना नहीं। लोग अपना सिर्फ ये है कि अपना अस्तित्व खो चुके हैं। वो सोचते हैं कि कोई दूसरी पार्टी आएगी, दूसरी पार्टी आती है, वो अपनी राजनीति में पार्टी जो भी है कर दी, और उसके बाद वो निकल जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि राजनीति का सतर काफ़ी गिर चुका है। आज लोगों के लिए नहीं, राजनीति अपनी जो रोटियाँ सेक रहा है और वो उसी तरह से काम करते हैं। तो जनता किस मुद्दों पर देख रही है? क्या आपने अभी तक जो 10 साल का इनका कार्यकाल रहा, उसमें क्या आपको लगता है कि जनता खुश रही होगी, या फिर कुछ अब और जनता देख रही है, या जनता के मुद्दे बदल चुके हैं? क्योंकि पहले कई सारे दिल्ली में मुद्दे थे। पोल्यूशन तो शायद इन 10 सालों में ही लोगों ने ज़्यादा चर्चा शुरू की है, लेकिन उससे पहले यहाँ दिल्ली में ट्रैफिक का मुद्दा था, कई और रोजगार का मुद्दा था, और भी कई दिल्ली के जो आपसी मुद्दे थे, वो कई सारे मुद्दे थे। तो क्या अब लोगों के मुद्दे बदल चुके हैं, क्योंकि ये फ्री वाली स्कीम आ चुकी है, इन्होंने लोगों को डाइवर्ट कर दिया है? नहीं, मुद्दे तो लोगों के पहले वही थे और आज भी वही है। आज लोगों के मुद्दे वही हैं कि वो कहते हैं शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। शिक्षा का जब आम आदमी पार्टी से बात करते हैं, उनकी बात सुनते तो कहते हैं हमने शिक्षा को बहुत अच्छा स्तर लेके आए हैं, बहुत अच्छे स्कूल बनाए हैं। और वहीं पर बीजेपी से बात कर लो तो कहते हैं जी जो स्कूल थे उनसे भी बदतर हालत हो गई है। तो किसकी बात पर ट्रस्ट करें? तो वही है कि सामने जब जाके देखते हो तो काफ़ी सारे स्कूल उन्होंने अच्छे किए। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं किए, कुछ सारे स्कूल अच्छे भी किए, बट 10 साल की सरकार में वहीं पे बीजेपी अगर 15 साल के राज करने के बावजूद भी आज सिर्फ मुद्दों से भटक रही है, भटका रही है लोगों को। आज भी वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं, मुद्दों को भटका के कुछ और नारे लगाते हैं जो कि जिनके प्रति जो नौजवान है वहाँ पर डाइवर्ट हो जाते हैं। आज नौजवानों को अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। उनको ये नहीं नज़र आ रहा है कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। उन मुद्दों से भटकाने का काम बीजेपी पूरा कर रही है। मैं बिल्कुल पूरे भाव से कह सकता हूँ कर रही है। आम आदमी पार्टी का जो काम करने का तरीका था वो बदल चुका है। वो काम नहीं कर पा रहे, वो एक प्योर राजनीति कर रहे हैं। उसमें सिर्फ ये है कि वो जो भी काम नहीं होते तो बीजेपी के ऊपर टाल देते, और बीजेपी के लोग हैं वो आम आदमी पे पाले में। ये एक बोल है जो दोनों तरफ से खेली जा रही है, और इसके बीच में बोल जो है पब्लिक है जो सफ़र कर रही है। एक कल्ट फैन फॉलोइंग थी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की। जब ये अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था, सब टोपियाँ लगा के घूम रहे थे कि मैं भी आम आदमी, मैं भी केजरीवाल। ये कल्ट फैन फॉलोइंग हमने जो फील्ड में हमने देखा, अभी हम पिछले 1 महीने से लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, ये कुछ कम हुई है। ये कम होने की बड़ी वजह क्या लगती है? हाँ, देखिए, होता क्या है कि जब शुरुआत में कोई मार्केट में चीज़ आती है, कोई प्रोडक्ट आता है, तो लोग उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं। उस लोग सोचते हैं पता नहीं इसके क्या फ़ायदे होंगे, लोग उसको आजमाना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो वही मैं कहूँगा कि आम आदमी पार्टी भी एक प्रोडक्ट की तरह यूज़ होगी। जब शुरुआत में आए थे तो एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े नौजवान और बूढ़े लोगों तक जुड़े थे कि हाँ आम आदमी, आम आदमी। तो वो कहीं ना कहीं जाकर देख रहे हो कि धीरे धीरे वो चीज़ें कम हो गई। लोगों ने इस पार्टी को परखा, इन लोगों देखा इस पार्टी को कि आखिर पार्टी में क्या है। उसके बावजूद कुछ लोग होते हैं, सबके अपने विचार हैं, तो पार्टी छोड़ने और पकड़ने का काम तो चलता रहता है। नेताओं का काम है, वो यही अपनी राजनीति करते रहेंगे और उसी तरह से होती रहेगी। तो इसमें सिर्फ नुकसान आम आदमी का होता है, इसके अलावा किसी का नुकसान नहीं। राजनीतिक पार्टियां अपना काम कर रही है, बिल्कुल करती रहेंगी, पर नुकसान आज भी आम आदमी का ही है।
क्या राजनीति में इसका नुकसान होता है कि किसी एक को सुपर लीडर बना लिया, सुप्रीम लीडर बना लिया, किसी को अपना हीरो बना लिया और फिर उनके ऊपर इतने आरोप लगते हैं, फिर लोग उनको हेट करते हैं। तो राजनीति में अपने आप किसी को अपना आइडल बना लेना, हीरो बना लेना, ये आपको लगता है कि एक अलग दिशा में लोग जा रहे हैं? नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल एक किनारे से दरकिनार करता हूं कि नहीं, राजनीति हीरो नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको हीरो बनाना है तो अपने आप को बनाओ, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करो। नौजवान जो हमारे देश की शहादत दे चुके हैं उन जवानों को हीरो बनाओ, चंद्रशेखर आज़ाद को हीरो बनाओ, या जो हमारे बड़े बड़े नेता उनको हीरो बनाओ। इनको हीरो बनाने में कोई भी, मैं नहीं चाहता कि जो नौजवान है आज वो इस फाइट में आए कि नहीं मुझे अरविंद केजरीवाल करना है या मुझे मोदी जी बनना है, या इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अपने आप को बनाओ, अपने फ्यूचर के साथ करो, जो अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। हीरो मुझे नहीं लगता कि एक राजनीतिक को देखकर अपने आप बदलाव कर लेना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। नौजवानों को सिर्फ करना चाहिए तो सिर्फ अपना बदलाव करें, अपने देश का बदलाव करें, कुछ अच्छी नीतियों के साथ आगे बढ़े और देश का विकास की बात करें। एक प्रेडिक्शन मैं आपसे लेना चाहूँगा, अगर आम आदमी पार्टी वापसी करती है तो वो कितनी सीट यहाँ पे लेंगी, या फिर अगर बीजेपी वापसी करती है तो पूर्ण बहुमत से होगी, या फिर बीजेपी को दाएं बाएं देखना पड़ेगा उसके लिए, अलायंस के लिए, या फिर अपने बहुमत के लिए कहा जाए तो सरकार बनाने के लिए? इसमें आपकी प्रेडिक्शन क्या लगती है? ये सवाल आपका बहुत जायज़ सा सवाल है। देखिए, बीजेपी की बात करते तो बीजेपी वो है कि पहले एक माहौल क्रिएट करती है कि दूसरी पार्टी को जितवाने का, एक जो प्रोपेगेंडा वो दिखाती है कि दूसरी पार्टी जीत रही है। जब परिणाम जो सामने परिणाम आते हैं तो कुछ और हट के आते हैं। तो इस बारे में कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि अब क्या कौन सरकार बना रहा है। पर हाँ, ये है कि अरविंद केजरीवाल की जो सीट थी वो घटेंगी जरूर, पर सरकार बनाएंगे जहाँ तक है कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, क्योंकि जो 63 सीट थी वो घटकर हो सकता 50 के करीब भी पहुंच जाएंगे। 10, 12, 15 सीट हारने का पूरा लग रहा है, बट सरकार तो आम आदमी की पार्टी बनती नजर आई। बिल्कुल करेंगे। तो इसमें बड़ी चीज़ क्या होगी कि वापसी लगातार 3 बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे? वैसे 3 बार वो बन चुके हैं, 49 दिन की सरकार थी, लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री की सीट वो पालेंगे। इसके पीछे बड़ा फैक्टर क्या लगता है? बड़ा फैक्टर यही है कि देखिए, उन्होंने 10 साल जो राज किया, 10 साल की राजनीति में उन्हें ये था कि जो नीचे कस्बे के लोग हैं उनके लिए काम भी किया है, कहीं जाके देखते अच्छा विकास भी किया है, और उनके पास आज बहुमत के आंकड़े बहुत अच्छे हैं। तो आंकड़े अगर 10-12 सीट का अगर उनको नुकसान भी होता है किसी तरीके से, तो वो भी 35 का पार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आज उनके पास 63 है। अगर 15 सीट भी कहीं से हार जाते तो मुझे नहीं लगता कि वो सरकार बनाने में दिक्कत आएगी। बिल्कुल बहुमत के साथ सरकार बननी चाहिए। बाकी राजनीति के आंकड़े हैं, वो जब तक नहीं आ जाते तब तक कह पाना इतना आसान नहीं है। उस समय के साथ आपको पता चल जाएगा, फरवरी में जब आएंगे तो उससे पहले नतीजे जो है, आज तक कोई पिछले बार देखते थे जब सर्वे होता तो ये पता चल जाता था कि इसकी सरकार बन रही है, पर पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि जो सर्वे होते हैं वो सारे नकार दिए जाते हैं और रिजल्ट कुछ और रहता है। तो ये कह पाना दिल्ली में सरकार कौन बना रहा है अभी तक बहुत मुश्किल है, ये बिल्कुल नहीं कह सकते। सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं कि सरकार जो है आम आदमी बनाती नजर आ रही है, बट फिर भी कह सकते हैं कि बीजेपी कौन सी बॉल पर 6 लगा जाए, बहुत मुश्किल है कहना। बिल्कुल, आपने कहा, मेरे को एक वाकया याद आ गया। हरियाणा चुनाव में जब कवर कर रहा था, सब, मैं जिसके भी आगे माइक लगाऊं, जिससे भी पूछूं, सब कहते हैं कांग्रेस आवेगी, कांग्रेस आवेगी, हमारा हुड्डा वापस आएगा। लेकिन जब रिजल्ट हमने देखे तो ना तो हुड्डा इधर उधर दिखे, ना ही कोई और दिखा, ना तो राहुल गांधी का कोई पैतरा काम आया। तो क्या हरियाणा के चुनाव भी, जो माफ़ कीजिएगा, जो हरियाणा के चुनाव हो गए, क्या दिल्ली के चुनाव भी कुछ उसी कंडीशन पे होंगे कि नाम किसी और का, लेकिन फिर बाद में पर्चा किसी और का उठ जाएगा? देखिए दोल जी, आपको शायद अच्छे से याद होगा, जब हरियाणा चुनाव अपने कवर कर रहे थे तो उस टाइम आपने देखा लोगों का एक तरफा माहौल था और वो सिर्फ कांग्रेस का नाम था। जब भी आप कहीं जाते थे, आपने शहर गए हैं, गली गलियों में घूमे, हर गांव गए हैं, तो वहाँ पर लोगों की एक ही वो सामने आती थी कि नहीं, अब की बार जो है कांग्रेस सरकार। और कांग्रेस भी इस कॉन्फिडेंस में थी अब क्या हमारी हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। पर जब आंकड़े आते हैं सामने, जब काउंटिंग होती है तो पता चलता है कि कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। और मुझे ये लगता है, अब क्या पूरी आशंका ये है कि दिल्ली का भी यही होगा। आम आदमी पार्टी पूरे जोश से ये कहेगी कि अब की बार सरकार हमारी होगी, पर जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन बीजेपी सरकार बनाती नजर ना आ जाए, ऐसा हो जाए। शायद ऐसा लग रहा है कि संभावना बनती नजर आ रही है किसी न किसी पे। तो देखना, शायद अब की बार जो ये चुनाव है बड़े रोमांचक होगा और इस चुनाव का मजा ही कुछ और होगा। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अभी ओवर कॉन्फिडेंस में? एंड ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बीजेपी जो अंदर खाने काम कर रही है, आपको पता ही है बीजेपी का अपना एक काम करने का तरीका है और वो उसी तरीके से काम कर रही है। तो सरकार बनाने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे और काफ़ी साल से, पिछले 10-12 साल से वो कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर सरकार उनको बनानी है। तो अब की बार दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है और सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेगी। यहाँ यू टर्न कैलाश गहलोत ने लिया, वो वापस पहले कांग्रेस में थे, फिर आम आदमी पार्टी में आए, जब ये लहर आम आदमी पार्टी की हुई, अब वापस बीजेपी में आ गए हैं। तो क्या ये लहर एक्सचेंज नेताओं के आने जाने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसका?
देखिए, नेताओं का काम है जी पार्टी बदलना। जब टिकट जाम मिलती है, अभी देखेंगे थोड़े दिन बाद जब टिकट का बँटाव होगा तो उस टाइम पता चलेगा कि बहुत सारे नेता आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए, बीजेपी के कुछ नेता आम आदमी पार्टी में गए, कांग्रेस में चले गए। तो ये नेताओं का काम है दल बदलना, इसमें कोई हम कह नहीं सकते। बट हाँ, पार्टी की नीतियों के ऊपर जाना चाहिए, पार्टियों के काम पे जाना चाहिए। जो पार्टियां नीतियां बना रही है उसके ऊपर काम करना चाहिए। एक विशेष व्यक्ति के ऊपर काम नहीं होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता नहीं नुकसानदायक होता है, क्योंकि जनता तो पिछले 10 साल एक विधायक के पीछे लगी रही, अपने मुद्दे रखती रही, क्योंकि उनको दूसरी पार्टी की नीतियों से हेट थी या दूसरी पार्टी के नेता से हेट थी। लेकिन वही नेता अगर दूसरी पार्टी चेंज कर लेता है, जिस जो पार्टी उनको पसंद है, तो जनता मैनिपुलेट हो जाती है इन सब चीज़ों से। कहीं ना कहीं उनका एक वोट बैंक बिखर जाता है। ये नुकसान भी देता है। देखिए, सब नेता, जितने भी नेता होते हैं उनका अपना कोर बैंक होता है। वो अपनी एक राजनीति करते हैं, उनके अपने वोट बैंक होते हैं जिसके ऊपर वो राजनीति करते हैं। वो पार्टी के ऊपर नहीं जाते हैं, सिर्फ वो फेस के ऊपर जाते हैं। जिस जिस कैंडिडेट को आप देखते हैं उनके अपने वोट बैंक है, वो उसी के ऊपर जाते हैं। लोग ये नहीं देखते कि किस पार्टी से है, लोग ये देखते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है वो किस पार्टी के साथ गया। तो उनके वोट बैंक काफ़ी हद तक टूटकर उनके साथ चले जाते हैं। कुछ विचारधाराएँ होती हैं जिनके साथ वो बदल भी जाते हैं, बट यहाँ पर कैंडिडेट के ऊपर ज़्यादा लोग जाना पसंद करते हैं बजाय कि पार्टी के ऊपर। एक हरियाणा में एक सीट है, विधानसभा सीट गुहाना। वहाँ पे जब हम गए थे, हमने चर्चा सुनी जगबीर मलिक, जो लगातार 5 बार वहाँ विधायक थे। सब उन्हीं का नाम ले रहे थे। हम उनकी फैमिली वालों के पास गए, उनसे भी हमने इंटरव्यू किया, तो वो भी कह रहे थे कि छठी बार बस आने वाले हैं। लेकिन जो बीजेपी के लीडर थे, जो उनके पोजीशन में थे, अरविंद शर्मा उनका नाम है, वो ऐसे ऐसे चुनाव जीते हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते। तो वहाँ पे ये लगा था कि कहीं अरविंद शर्मा जीत ना जाए, ये था। लेकिन पूरी जनता, सब लोग, मैं चाहे कोई दुकान वाले से पूछूं, चाहे वहाँ दुकानदार से पूछूं, चाहे कोई उनके परिवार वाले हों या कोई बड़ा व्यक्ति वहाँ पे, आप समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए तो वो सब जगबीर मलिक का नाम ले रहे थे। लेकिन वहाँ पे मेरे को क्या लगा कि पार्टी को देखकर वोट दिया, क्योंकि या फिर अरविंद शर्मा थे, वो कोई भी चुनाव जीतने में एक्सपर्ट बताए जाते हैं। तो वहाँ पर जो खेल हुआ कि पार्टी को देखकर वोट दिया गया। क्या दिल्ली की कुछ ऐसी सीटें हैं कि जिन पर पार्टी को देखकर वोट दिया जाएगा, विधायक या फिर उनके काम को देखकर नहीं? दिल्ली के अंदर भी ऐसी बहुत सारी विधानसभाएं जिसके अंदर आप जाओगे तो वहाँ पर लोगों का ये होगा कि नहीं, हमारे जो कैंडिडेट, हमारे जो नेताजी, हम उनके साथ जाना पसंद करेंगे। अगर आप हरियाणा की बात कर रहे हो, हरियाणा के अंदर बहुत सारी ऐसी सीट है जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहीं पर कांग्रेस अपने गढ़ में भी हार गई है। जगबीर मलिक जी की बात करते हो, गोहाना उनमें से एक सीट आती है जहाँ पर हुड्डा साहब जगबीर मलिक को अपना गुरु मानते हैं। वो कहते हैं जी वो हमारे गुरु जी, उन्होंने हमें सिखाया राजनीति करना। और वहाँ पर वो हारने एक बहुत बड़ा कारण था और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सबक था कि वहाँ से हारा क्यों। तो चुनाव के अंदर ये नहीं है कि हार जीत होती रहती है और मुद्दों के ऊपर होता है। आज थोड़ा सा कहीं ना कहीं वोटर जो हैं, जो हमारे यंगस्टर आए हैं, वो वोट को समझते हैं। उन्होंने वोटों को अलग तरीके से लेना किया। पहले के लोग होते थे कि वो ये नहीं देखते थे, वो आदमी को देखकर वोट दे देते थे। आज ये है, युवा जब से इस मुहिम में जुड़े हैं तो वो युवाओं ने अपने फ्यूचर को देखते हुए वोट दे रहे हैं। तो कुछ वो वोटर्स थे जहाँ पर युवाओं ने वोट डाला और उस वोट के ऊपर आप देख रहे हो परिणाम कुछ अलग था। तो दिल्ली का परिणाम भी उसी के ऊपर टिका। अब क्या वोटर जो है वो यंगस्टर वोटर हैं और वो यंगस्टर अपने तरीके से देखते हैं राजनीति को। राजनीति का सतर किस हद तक गिर चुका वो आप भी जानते हैं। तो यंगस्टर के ऊपर टिका हुआ है और अब की बार जो राजनीति होगी वो यंगस्टर की होगी और यंगस्टर ही इसका परिणाम बदलेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा कि जो पार्टियाँ हैं, क्या वो कुछ दिनों में, कुछ घंटों में भी क्या चुनावों के परिणाम बदल जाते हैं? क्योंकि जब मैंने हरियाणा में लोगों से पूछा, जब यहाँ बीजेपी जीत चुकी थी, लोगों ने कहा कि 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ आए थे चुनाव खत्म होने से पहले, और उन्होंने बोला था वहाँ पर कि बटेंगे तो कटेंगे। ऐसे ही कुछ नारे उन्होंने हरियाणा में भी दिए थे। तो क्या एक बड़ा फैक्टर ये भी हो जाता है कि पिछले आसपास के 2 दिनों में या फिर कुछ घंटों में भी खेल बदल जाते हैं राजनीति में, चुनाव? राजनीति का देखो जी, पल 2 पल में नहीं। यहाँ पर देखते हो कि हर रोज जो परिणाम कुछ अलग होते हैं, पर उसका जो परिणाम जो होता है, जो बैलेट पेपर से कुछ समय पहले, 24 घंटे पहले ही ये घोषित हो जाता है कि अब की बार की वोटिंग किसके साइड जा रही है। उससे पहले जो प्रचार होता है, प्रचार के अंदर सब नेताओं की भीड़ देखते हो, लाखों की भीड़ होती है, पर वोट कितने आते हैं? वोट आते हैं मात्र हजारों में। तो लाख जो भीड़ लेकर चल रहे थे वो कहाँ चले गए? अब ये महाराष्ट्र का बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक कोई यूट्यूबर थे जिनके फॉलोवर जो थे वो 6 मिलियन से ऊपर, यानी कि उसके 50 लाख उसको फॉलो कर रहे थे। 50 लाख लोगों का परिवार था और वोट कितने आए? हाँ, तो उनके वोट कितने आए थे? मतलब मास्टर 150। तो हाँ, 150 के करीब लोगों ने वोट दिया। तब मान सकते हो कि उस राजनीति के कह पाना मुश्किल है। आज की डेट में राजनीति का सदर पता नहीं किस तरफ जा रहा है। 5 लाख लोगों की फैमिली और वोट मात्र 150। तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। दिल्ली के अंदर भी ऐसा ना हो जाए कि अगर कुछ परिणाम अलग निकल कर आए। अभी देखते हैं, वो नेताजी निकल कर आएंगे, अपने अपने लोगों को लुभाने के लिए वादे होंगे और उन वादों के ऊपर कौन कितना लुभा सकता है पब्लिक को, जीत उनकी है।
तो बिल्कुल ये थी दिल्ली के चुनावों को लेकर हमारी चर्चा, और लगातार ऐसी ही चर्चा आपके समीप लाते रहेंगे, लगातार जनता से बात करते रहेंगे। और जो हमारा कार्यक्रम है दिल्ली के दिल में कौन, लगातार ये कार्यक्रम आप तक भी पहुंचेगा। सभी दिल्ली के लोगों से हमारी कोशिश होगी कि हम बात करेंगे, सभी विधानसभा में जाकर जानेंगे कि आखिर उनके यहाँ का क्या माहौल है और उनके विधानसभा की पड़ताल की जाएगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।